बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज हमने ट्रॉमा वाले यूनिट से एब्डोमेन को स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 13 है सर्जरी की बुक का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना इसका इंट्रोडक्शन आता है कि जो भी ऐसा पेशेंट जो कि एब्डोमिनल ट्रॉमा से सफ़र हुआ हो ना, तो उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हेमोडायनेमिकली नॉर्मल है, लाइक अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो हम उसकी ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। और दूसरा हेमोडायनेमिकली स्टेबल, कि अगर वो स्टेबल है या अनस्टेबल है ये देखेंगे। अगर वो स्टेबल है तो इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होगी और हम ये देखेंगे कि हम कौन सा जो है मोड ऑफ ट्रीटमेंट करें ताकि पेशेंट को जो है फर्दर ट्रीट किया जा सके। अब वो जो है ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव होगी, मतलब वो डिपेंड करता है जो डिसाइड होगा ना मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कि नॉन ऑपरेटिव होगा लाइक कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट होगी या एंजियो एम्बुलाइजेशन होगी, लाइक जो है एनजीओ का मतलब होता है वेजल एम्बुलाइजेशन, मतलब कि जहाँ से जिस वजह से खून बह रहा है उसको हम डॉक्टर जो है वो मतलब एज अ डॉक्टर उसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे ब्लीडिंग को। तो या तो एंजियोलाइजेशन मतलब करेंगे या हम ऑपरेटिव लाइक सर्जरी या ऑपरेशन के थ्रू करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या डिसाइड होता है ना उसके लिए। तो ये मतलब इसके लिए टाइम होता है हमारे पास क्योंकि पेशेंट स्टेबल है। लेकिन वो अगर अनस्टेबल है तो बेटे कोई टाइम नहीं होता हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम जो है इमीडिएटली क्या करते हैं, सर्जिकल करेक्शन करते हैं जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये एक बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है हमारे पास, एक होता है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक टेस्ट है जो कि क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड बताता है इन दी एब्डोमेन। मतलब अगर किसी को एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है और हमें ये जानना है कि उसकी जो है एब्डोमिन में मतलब उसके पेट में जो है ब्लड है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड को देखने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज, ठीक है। फास्ट भी होता है, आगे मैं बताऊंगी, लेकिन अब फास्ट और इसमें क्या डिफरेंस होता है अभी आगे जब आप पढ़ोगे ना तो एट दी एंड आपको खुद समझ आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी इंडिकेशन क्या है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज की, ये इसकी इंडिकेशन मतलब ये हम कब करते हैं, तो हेमोडायनामिकली अगर अनस्टेबल पेशेंट है, ठीक है, कोई ब्लड ट्रॉमा के साथ आया है, ठीक है, और अनस्टेबल पेशेंट है, मतलब वो अनस्टेबल पेशेंट है तो आपने डायग्नोस पेरिटोनियल लवाज करना है, ये मेन चीज़ है। या कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के साथ आया है तो आपने डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज करना है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा लाइक कोई छुरी किस छुरी से जो है वो कट गया हो, उसके एब्डोमेन तक वो स्ट्रेट कर गए हो, तो आपने फिर देखना होगा ना कि अंदर पेट में कोई ब्लड ऑफ एक्युमुलेशन है या नहीं, तो उसके लिए भी आप डायग्नोस पेरिटोनियल लवाज करोगे। कोई अनस्टेबल पेशेंट है तो उसके लिए मतलब ब्लड ट्रॉमा का अनस्टेबल पेशेंट है उसके लिए भी आप करोगे। और एक है कि वो स्टेबल पेशेंट है लेकिन उस वक्त जो है सीटी अनअवेलेबल है, सीटी जो है मतलब नहीं हो पाई उसकी, तो फिर उसके लिए भी आप डायग्नोस पेरिटोनियल लवाज कर सकते हो। तो ये इंडिकेशन है जो आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि ये मिस कर देता है रेट्रोपेरेंटल ब्लीडिंग को, ठीक है, लाइक जो जो स्पेस बिहाइंड द एब्डोमेन होते हैं उसे रेट्रोपेनियल लोकेशन कहते हैं ना, स्पेस बिहाइंड द एब्डोमेन। तो अगर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग है तो ये उसको मिस कर सकता है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज। बाकी इसकी सेंसिटिविटी जो है 97 से 98% होती है और कॉम्प्लिकेशन रेट 1% है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये अच्छी चीज़ है ना कि कॉम्प्लिकेशन कम है और सेंसिटिविटी रेट ज़्यादा है। अब मेथड इसके ना फर्स्ट पार्ट प्रोसीजर है, सेकेंड पार्ट प्रोसीजर है। अब फर्स्ट पार्ट प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल एस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है, DPA। अब इसमें हम क्या करते हैं, एस्पायर कर रहे होते हैं हर चीज़ को, लाइक हम स्टमक को एम्प्टी करने के लिए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा देते हैं और ब्लैडर को उसकी जो है ब्लैडर को खाली करने के लिए हम फॉली कैथेटर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर कैनुला हम प्लेस करते हैं इंफ्रा अब्लाइकल इंसीजन, ठीक है, अब्लाइकल के नीचे इंफ्रा अब्लाइकल इंसीजन लगाते हैं। वहाँ पर हमने कैनुला प्लेस करना है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और कोई पेल्विक फ्रैक्चर के साथ कोई है तो हम फिर उसमें सुप्रा अब्लाइकल इंसीजन करते हैं, ठीक है, कैनुला लगाने के लिए। और कैनुला लगाने के बाद हम उसको एस्पायरेट करते हैं, ठीक है। अब ये डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज कब पॉजिटिव होगा, कि जब उसमें एस्पायरेशन होगी, फ्री एस्पायरेशन ऑफ ब्लड मोर देन 10 ml। अगर हम एस्पायर कर रहे हैं ब्लड को मोर देन 10 ml तो इसका मतलब कि पॉजिटिव है कि हाँ उसकी उस पेशेंट की एब्डोमेन में प्रेजेंस ऑफ ब्लड है, या हमें जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट मिल जाए, बाइल मिल जाए। और जब हम एस्पायर कर रहे हो उस कैनुला जो हमने लगाया है ना पेट में, ये पेशेंट का पेट है और यहाँ ये अम्बलाइकल है, यहाँ पे हमने इंसीजन लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम एस्पायर कर रहे हैं तो अगर वो ब्लड हमें मोर देन 10 ml मिल रहा है या उसमें जो है हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट या बाइल मिल रहा है तो इसका मतलब डायग्नोस पेरिटोनियल लवाज पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हाँ उसकी एब्डोमेन में प्रेजेंस ऑफ ब्लड है, तो हमें कंफर्म हो गया ना। लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है, लाइक
अगर ये नेगेटिव हो तो फिर आप सेकंड पार्ट ऑफ प्रोसीजर करोगे, पॉजिटिव हो तो आप तो समझ कंफर्म हो गया ना कि हाँ उसमें जो है ब्लीडिंग हुई है इनसाइड एब्डोमेन। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तो फिर क्या करोगे, सेकंड पार्ट में मूव करोगे। सेकंड पार्ट तभी करते हैं जब जो है वही बात है जो मैं कह रही हूँ कि इस एस्पायरेट डज नॉट कंटेन ग्रॉस ब्लड और जीआईटी कंटेंट। जब कोई आपको ब्लड ना मिले, कोई जीआईटी कंटेंट ना मिले एस्पायरेशन में, तो फिर आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट परफॉर्म करोगे, जिसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज, डीपीएल। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है ना वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे देखो वो भी है कि पहले हमने क्या किया, 1 लीटर वार्म आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सोल्यूशन को क्या कर दिया, उसकी हमने वो कर दी, इंस्टॉलेशन कर दी, ठीक है। और 10 ml पर केजी के लिहाज से इन चाइल्ड पेरिटोनियम में, ठीक है, हमने उसको मतलब लगा दिया। पहले वार्म आइसोटोनिक सोल्यूशन लगाया, उसके बाद फिर क्या किया, उसको रिमूव किया, ठीक है, उसको रिमूव किया। और किस लिए किया, ताकि हम जो उसके लेबोरेटरी भेज सके। पहले हमने डाला उसके पेट में 1 लीटर फ्लूइड क्रिस्टलाइट सोल्यूशन डाला, उसके बाद फिर हमने उसको निकाला ताकि हम उसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग मालूम कर सके। फिर जब हमने लेबोरेटरी भेजा तो अगर वो जो है प्रेजेंस उसमें जो रेड सेल्स है वो 1 लाख से ज़्यादा है और WBC 500 से ज़्यादा है, और साथ में आपको बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिल रही है, माइलेज लेवल आपको 19 से ज़्यादा मिल रहा है और अल्कलाइन फॉस्फेट 2 से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, और ये 0.0 mg पर डेसीलीटर से बिलिरुबिन ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब कि डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज आपका पॉजिटिव, क्योंकि खुद सोचो रेड ब्लड सेल्स बड़े हुए, WBC बैक्टीरिया, इसका मतलब कि कोई पेरिटोनाइटिस हुई है, उसकी प्रेजेंस ऑफ ब्लड है, ठीक है, उसके एब्डोमेन में, तो ये चीज़ है। अब अगर आपको ये पॉजिटिव मिल जाए डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप एज अ डॉक्टर क्या होगा कि हाँ भाई इसमें तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड है, इसमें इन्फेक्शन भी हुआ है, ठीक है, पेरिटोनाइटिस भी है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव है। जब अगर उसमें ये ना हो तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, फाइन है। लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ें आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग में मिले, ठीक है, सॉरी शायद मैंने मोबाइल सही नहीं पकड़ा था, ठीक है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव है। फिर आपका एज नेक्स्ट स्टेप एज अ डॉक्टर क्या होगा कि आप उसको क्या करोगे, ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन रूम में जो है उसकी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करोगे जाके। लेप्रोटमी आपको पता है ना कि पेट को खोलते हैं, देखते हैं, हम लेप्रोटमी करेंगे कि हम देखेंगे कि पेट में कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन तो मिल गया कि हाँ प्रेजेंस ऑफ ब्लड है एब्डोमेन में। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम उसकी पेट को खोल के देखेंगे और जहाँ पे देखेंगे कहाँ से हो रही है फिर उसको ठीक करेंगे एज अ डॉक्टर। तो ये आपका डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज है जो कि मैंने बता दिया। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो बेटे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज हम प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एब्डोमेन को चेक करने के लिए करते हैं। कोई भी मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है हॉस्पिटल में कि वो जो है एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ आता है, तो मैं उसकी क्या करूँगी, इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज करूँगी। अच्छा वो मैं क्यों करूँगी, मैं देखूँगी कि अगर वो पेशेंट अनस्टेबल है ना, हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है, या उसको कोई किसी ने छुरा गोप दिया है पेट में, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कोई हुआ है ना, तो मैं फ़ौरन उसका DPL करूँगी। और अगर कोई स्टेबल पेशेंट है लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल में CT अनअवेलेबल है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर मैं ज़ाहिर सी बात है CT जब नहीं होगी मेरे पास ऑप्शन, ठीक है, CT करने का, तो फिर मैं ये करूँगी भले वो स्टेबल पेशेंट हो, ठीक है। तो ये इंडिकेशन मैंने बताई। फिर मैंने बताया था कि बेटे फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं कि स्टमक को खाली कर देते हैं, ब्लैडर को खाली कर देते हैं और इंसीजन लगा के कैनुला कर देते हैं। फिर जब उस फ्लूइड को मतलब अगर मुझे ब्लड जो है मोर देन 10 ml मिल रहा है तो इसका मतलब कि हाँ उसकी प्रेजेंस ऑफ ब्लड है, या कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट मिल रहा है तो इसका मतलब ठीक है, हाँ है उसको। लेकिन अगर ये मुझे नेगेटिव मिलता है तो मैं सेकंड पार्ट अपनी मतलब अगर ये नेगेटिव मिलता है फर्स्ट वाला एस्पायरेशन वाला पार्ट, डायग्नोसिस पेरिटोनियल एस्पायरेशन, तो मैं डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज करूँगी। जिसमें अगर मुझे कोई ग्रॉस ब्लड नहीं मिलता, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट नहीं मिलता, तो फिर मैं लवाज करूँगी जिसमें मैं खुद डालूंगी पेशेंट के पेट में 1 लीटर वार्म क्रिस्टलाइड सोल्यूशन, और फिर उसके बाद खुद उसको निकालूंगी, लेबोरेटरी में भेजूंगी। अगर लेबोरेटरी में ये चीज़ें फाइंडिंग मिल जाती है तो इसका मतलब कि हाँ उसकी प्रेजेंस ऑफ ब्लड है, डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज पॉजिटिव आया है, और देन फिर मैं उसकी ऑपरेशन रूम में जाके उसका पेट खोल दूंगी और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको ठीक कर दूंगी। तो ये आपका डायग्नोसिस पेरिटोनियल लवाज। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। उसके बाद बेटे एक दूसरा हमारे पास होता है फोकस एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, जिसे हम फास्ट कहते हैं, ठीक है। देखो सोनोग्राफी से नाम से ही जाहिर है कि अल्ट्रासाउंड है ये। अब बेटे ये क्या होता है, ये अल्ट्रासाउंड इमेजिंग होती है जो कि आपको ऐसे बताती है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन दी एब्डोमिनल कैविटी और पेरिकार्डियम में। ये एब्डोमिनल कैविटी में भी आपको प्रेजेंस ऑफ ब्लड बताती है और पेरिकार्डियम में भी बताती है। और इसकी इंडिकेशन भी यही है कि ये हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट के लिए किया जाता है जो ब्लड ट्रॉमा के साथ आता है, ठीक है। सेम आपने मतलब इसमें भी सेम उसी की तरह इंडिकेशन है कि DPL भी अनस्टेबल पेशेंट में है और इसमें साथ में पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा भी आ जाता है। और ये भी जो है किसके लिए है, अनस्टेबल पेशेंट ब्लड ट्रॉमा के लिए केस है कि अगर कोई फास्ट आप तब करोगे, और ये सिर्फ ब्लड ट्रॉमा, इसमें कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा नहीं है, ठीक है।
और ये आगे देखो पिक्चर नज़र आ रही है, इस तरह से हम करते हैं। अभी मैं बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इसमें कोई पेनेट्रेटिंग इंजरी का इंडिकेशन नहीं है, जस्ट अनस्टेबल पेशेंट हो हेमोडायनेमिकली और ब्लंट ट्रॉमा का केस हो, देन हम फास्ट कर पाएंगे। और ये रैपिड होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है और नॉन इन्वेसिव। मेन चीज़ ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें पेशेंट को काटने पीटने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक जिस तरह से हमने DPL में किया था, डायग्नोस्टिक लेवाज में किया था कि उसको स्पायरेशन करने के लिए, उसके स्टमक को एम्प्टी करने के लिए मैंने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई थी, ब्लैडर को करने के लिए मैंने फॉलिक कैथेटर लगाया था, और साथ में मैंने उसका इंसीजन भी तो लगाया था ना, इंफ्राअम्बिलिकल। और प्रेग्नेंट अगर पेल्विक फ्रैक्चर या कोई प्रेग्नेंट खातून है तो फिर उसके लिए मैंने सुप्राअम्बिलिकल। मतलब यहाँ पे काटने पीटने का इन्वेसिव प्रोसीजर है ना। DPL बताने का मकसद ये है, ये नॉन इन्वेसिव है, ये एक अल्ट्रासाउंड की तरह होता है। जिस तरह से ये मशीनें आपको दिख रही है ना, इस तरह से ऊपर रखते हैं और अब इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। फास्ट स्कैन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये स्कैन 4 एरिया पे होता है। एक होता है पेरिकार्डियल सैक पे, ठीक है, और एक होता है हेपेटोरीनल फोसा पे, मतलब जो लिवर और राइट पेराकोलिक गटर है उस पे, और एक होता है स्प्लीनोरीनल फोसा, ठीक है। स्प्लीनो मतलब जो लेफ्ट पेराकोलिक गटर है उस साइड, और पेल्विस पे होता है। जिस तरह से अगर मैं दिखाऊं, देखो एक पेरिकार्डियल पे हमने रखा, ठीक है, और दूसरा हमने हेपेटोरीनल पे रखा, और तीसरा हमने स्प्लीनोरीनल पे रखा, और एक हमने पेल्विस पे रखा। तो ये 4 जगह पे हमने रख के स्कैन करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता चल गया कि कहाँ किस लिए किन लोगों में किया जाता है और कैसे किया जाता है, कौन से एरियाज़ में हमने रखना होता है। अच्छा, फीचर्स क्या है कि ये डिटेक्ट करता है फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमेन में और पेरिकार्डियम में, ठीक है। ये सिर्फ फ्री फ्लूइड बताता है कि एब्डोमेन पेरिकार्डियम फ्री फ्लूइड है या नहीं। ये आपको कभी भी सोर्स के बारे में नहीं बताएगा कहाँ से हो रही ब्लीडिंग और किस वजह से हुई है। ये दोनों जो मैंने चीज़ें बताई, जैसे आपको बताते हैं कि ब्लीडिंग है, मतलब अंदर ब्लड है या नहीं। तो ये फ्री फ्लूइड के बारे में बताते हैं एब्डोमेन और पेरिकार्डियम में। और ये बात याद रखना कि ये जो फास्ट होता है ना, अब फास्ट और DPL में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चलेगा। ये जो फास्ट होता है ना, अब आपको एक दफ़ा पता चल गया ना कि फास्ट का क्या फुल फॉर्म है, तो मैं सिर्फ फास्ट बोलूँगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फास्ट होता है, इसका ये जो है ना, आपको इट विल नॉट रिलायबली डिटेक्ट लेस देन 100 ml ऑफ फ्री ब्लड। मतलब अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है और मुझे प्रेजेंस ऑफ ब्लड चेक करना है, तो अगर मैं फास्ट करवा रही हूँ और उसके जो है ना, मुझे फास्ट अगर नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि ये है कि लाइक मैं जैसे कोई पेशेंट आया एब्डोमिनल ट्रॉमा को और मैं फास्ट करवाना चाह रही हूँ और उसमें ब्लीडिंग तो है लेकिन 100 ml से कम ब्लीडिंग है, लेकिन जब मैं फास्ट करवा रही हूँ तो वो मुझे नेगेटिव बता रहा है। क्योंकि ये याद रखना कि फास्ट जो है, अगर 100 ml से फ्री ब्लड एब्डोमिनल कैविटी या पेरिकार्डियम है तो फास्ट कभी भी उसको डिटेक्ट नहीं करता, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो इस वजह से आपने इस पर रिलाई फिर नहीं करना, ठीक है। और साथ में ये आइडेंटिफाई इंजरी टू हॉलो, ये कोई इंजरी भी नहीं बताता, ठीक है। किसी इंजरी, किसी हॉलो इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर के बारे में, कोई इंजरी के बारे में भी नहीं बताता, ठीक है। ऑपरेटिव और एक्सपेंसिव ये है, ये डिपेंडेंट। और ये जो है ना, मतलब इट कैन नॉट एक्सक्लूड इंजरी एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, मतलब ये जो है। और दूसरा ये कि ये जो है ना, मतलब अगर कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें पेनिट्रेटिंग केस है और आप फास्ट करवा लो और फास्ट जो है उसको नेगेटिव बताता है, तो वो आप ऐसे नहीं कि आप कहो कि हाँ इसको नहीं कोई वो है, क्योंकि ये कभी भी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के लिए मतलब नहीं एक्सक्लूड कर सकता इंजी पेनिट्रेटिंग, उसके लिए आपने CT करवानी होगी, ठीक है, लाजमी। अच्छा, बस यही इसमें मेन चीज़ है। और बाकी बस जो मेन चीज़ थी वो याद रखना कि ये जो है, अगर 100 ml से लाइक अगर 50 ml पेशेंट के ना, अगर उसमें एब्डोमेन में 50 ml ब्लड हो, 50 ml ब्लड हो, और जब मैंने फास्ट करवाया तो वो नेगेटिव बता रहा है, तो मैं मुझे पता होगा कि लाइक ये जो है कम ब्लड को नहीं डिटेक्ट कर पाता, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड है कि जब ये सिर्फ ज़्यादा ब्लड को या ज़्यादा फ्लूइड को इन दी एब्डोमिनल कैविटी डिटेक्ट करेगा, कोई कम है तो ये कभी भी उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं DPL करवाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेशेंट यार अनस्टेबल है ना, तो मुझे लग रहा है कि यार ये क्यों फास्ट मुझे नेगेटिव दे रहा है, तो मैं क्या करूँगी, DPL करवाऊँगी। जब मैं DPL करूँगी तो वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। 50 ml अगर किसी में ब्लीडिंग है, ब्लड है, प्रेजेंस ऑफ एब्डोमेन में 50 ml ब्लड है, तो फास्ट नेगेटिव आएगा जबकि DPL पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि फास्ट कभी भी जो 100 ml को तो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ पॉजिटिव, लेकिन 100 ml से कम होगा, 90, 50, 60, तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। जबकि DPL डिटेक्ट करता है, उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इसमें लिमिटेशन याद रखना, बार बार इस बताने का यही मकसद है। अच्छा बेटे, अब मैं दिखा देती हूँ पिक्चर, तो ऑलरेडी अब अगर फास्ट पॉजिटिव आया,
ठीक है। फॉर एग्जांपल उस पेशेंट में ना फास्ट पॉजिटिव, क्योंकि 100 ml से अगर ज़्यादा ब्लड होगा तो फास्ट जो है आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर फास्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सेम जिस तरह से हमने DPL में बताया था कि फिर हम उसको ऑपरेटिंग रूम में लेके जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे मैं क्या करूँगी, इधर डॉक्टर एक्सपर्टली रिपोर्ट में करूँगी, मतलब मैं उसके पेट को खोल दूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, देखूँगी कहाँ से ब्लीडिंग है, किस जगह से, फिर उसको मैं ट्रीट करूँगी, ठीक है, उसको ठीक करूँगी। उसके बाद CT स्कैन विद कंट्रास्ट नेक्स्ट आप इन्वेस्टिगेशन है। इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेशन होता है स्टेबल पेशेंट के लिए। इससे पहले दो हमने जो पढ़े थे ये दोनों किसके लिए थे, अनस्टेबल पेशेंट के लिए थे, ठीक है। और डिफरेंस तो मैं बार बार बता ही रही थी आपको साथ साथ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। CT स्कैन हमेशा स्टेबल पेशेंट के लिए होता है, और ये जो है इसमें हम इंट्रावेनस कंट्रास्ट लगाते हैं, ठीक है। जो कि हमें अब ये जो कंट्रास्ट होता है ना, अगर कोई ड्यूडनल इंजरी सस्पेक्टेड है ना, मतलब कोई पेशेंट आता है और मुझे लगता है कि यार इसकी ड्यूडनल इंजरी सस्पेक्टेड है, तो मैं उसे ओरल कंट्रास्ट दूंगी, ठीक है, ओरल कंट्रास्ट के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर कोई रेक्टल इंजरी मुझे सस्पेक्टेड है, लेकिन कोई रेक्टल इंजरी हुई है, तो फिर मैं उसे रेक्टल कंट्रास्ट दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मेन याद रखनी है। बाकी ये मिस कर सकता है होलोविस्कस इंजरी को भी, और बाकी ये जो है अगर ये नॉर्मल आ जाता है तो ये मतलब सफिशेंट है कि हाँ इंजरी नहीं है। अगर किसी पेशेंट की CT नॉर्मल आ जाती है तो हाँ ये सच हम मान लेंगे कि हाँ उसमें कोई इंजरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बताने का मकसद है। बाकी ये तो हो गया आपका CT, मेन चीज़ मैंने बता दी। अच्छा, अब ये जो है ट्रॉमा मैनेजमेंट क्या है कि ब्लड, अब ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये उसका एक वो हो समझ लो कि एक निचोड़ है कि ब्लड ट्रॉमा है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है। तो आप खुद बताओ, यहाँ पे हेमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है, बस स्टेबल देखना है आपने। स्टेबल है तो CT स्कैन करवाओ, ठीक है, ब्लड ट्रॉमा के साथ। अगर कोई ब्लड ट्रॉमा के साथ आए लेकिन हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, बस अनस्टेबल देखो। तो अनस्टेबल के लिए अभी मैंने दो बताया, फास्ट का, ठीक है, फोकस एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ठीक है, F फॉर फोकस, A फॉर एब्डोमिनल, और S फॉर सोनोग्राफी, और T फॉर ट्रॉमा, ठीक है। मतलब अगर स्टेबल होगा तो हम फास्ट करवाएंगे या DPL करवाएंगे। अगर कोई पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा है, मतलब किसी ने छुरा घोंप दिया है, कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया है, किसी ने जो है कत्ल करने की कोशिश की, ठीक है, उसके पेट में छुरा घोंप दिया है, तो ऐसी पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा के लिए मैं लेप्रोटमी करूँगी। लेप्रोटमी मतलब उसका पेट खोल के देखूँगी कि कहाँ से वो छुरा किस जगह पर, या छुरा या कोई भी ऐसी चीज़ जो पेट के अंदर जाती हो उसको लिस्ट्रेट कर दे, ठीक है। तो ये पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है। तो फिर उसके पेट को देखूंगी खोल के ना एज अ डॉक्टर के, कहाँ से वो किस जगह को उसने इंजर्ड किया है, फिर उसको ठीक करूंगी और देन फिर क्लोज करूंगी, ठीक है। तो लेप्रोटमी मतलब पेट को खोलना। देखो लेप्रो का मतलब पेट होता है, ऑटमी का मतलब ओपन करना, मतलब आप उसको खोल के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा, अब ये है एक तो पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा था जिसमें लेप्रोटमी। अब है कि पॉसिबल पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा, मुझे लाइक लोकल वाउंड है, मुझे लग रहा है कि ये पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा है क्योंकि वहाँ पे ना एक लोकल वाउंड बना हुआ है, ठीक है। तो अब उस लोकल वाउंड एक्सप्लोरेशन टू चेक फेशिया वायलेशन। अब वो जो लोकल वाउंड है मैं ये देखूँगी कि वो उसका जो फेशिया है, ठीक है, वो वायलेटेड है या वो इंटैक्ट है। अगर वो वायलेटेड होगा, लाइक वो रप्चर हुआ होगा, तो मैं लेप्रोटमी करूँगी, क्योंकि रप्चरिंग का केस आ गया है तो लेप्रोटमी खोल के देखूँगी पेट को मैं, ठीक है, कि क्या माजरा है, कहाँ से हो रही है, क्या चीज़ ख़राब है, उसको ठीक करने के लिए उसको पेट को खोलना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर उसकी फेशिया इंटैक्ट है, ठीक है, मतलब वो कोई भी लिस्ट्रेट नहीं हुई चीज़ ना, तो फिर जस्ट ऑब्जर्वेशन करूँगी, ठीक है बेटे। तो ये मैंने समझा दिया। अब मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल इंजरीज देख लो। ब्लड ट्रॉमा जो है ना, देखो ये जो है ना, ये MCQs भी आता है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रॉमा में कौन सा जो ऑर्गन है वो इंजर्ड होता है। तो लिवर मोस्ट कॉमन है, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक जो है ना वो कहती है कि स्प्लीन भी कॉमन है, ठीक है। तो स्प्लीन और लिवर में मोस्टली बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम हम ब्लड ट्रॉमा में लिवर को मार करें या स्प्लीन को मार करें। लेकिन इस वाली बुक के अकॉर्डिंग लिवर जो है मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रॉमा में इंजर्ड होता है, ठीक है। और सेकंड मोस्ट कॉमन स्प्लीन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक सर्जरी। और बाकी कुछ बुक स्प्लीन को कहते हैं, कुछ लिवर को सेकंड मोस्ट कहते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट मोस्ट कॉमन लिवर है ब्लड ट्रॉमा में जो ऑर्गन इंजर्ड होता है थ्रू, और जो सेकंड है वो स्प्लीन है। और स्मॉल बाउल भी हो सकता है ब्लड ट्रॉमा में ना इंजर्ड। अच्छा, स्टेप वाउंड्स में क्या होता है, लाइक किसी ने छुरा घोंप दिया एब्डोमेन में, तो इसमें लिवर भी इंजर्ड होता है, स्मॉल बाउल भी, डायफ्राम भी, ठीक है। और गन शूट वाउंड मतलब किसी ने शूट कर दिया पेट में, तो वहाँ पे स्मॉल बाउंड, कोलोन और लिवर। देखो मेरी बात सुनो, ब्लड ट्रॉमा, स्टेप वाउंड और गन शूट वाउंड, ये तीन चीज़ें, तीनों में लिवर और स्मॉल बाउल है। देखो लिवर स्मॉल बाउल, लिवर स्मॉल बाउल, लिवर, तीनों में लिवर। लेकिन ब्लड ट्रॉमा में एक स्प्लीन है जो कि आपने याद रखना है दोनों के साथ, लिवर और स्मॉल बाउल के साथ। और स्टेप वाउंड में लिवर स्मॉल बाउल के साथ आपने डायफ्राम याद रखना है।
खुद सोचो, जब छुरा अगर कोई घोपेगा, स्टेप बाउंड करेगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो पेट के अंदर धस जाए, मतलब अंदर कर दिया है, तो वो डायफ्राम को रप्चरिंग के मतलब डायफ्राम टूट सकता है, डायफ्राम को इंजर्ड होने के चांस हो सकते हैं। तो स्टेप बाउंड में डायफ्राम तो याद रहेगा। अच्छा, गन शूट वाउंड में जो ना अपने कोलोन याद रखना है, बाकी स्मॉल बाउल लिवर तो सब में आ रहा है, लेकिन गन शूट में आपने कोलोन याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया कि ब्लंट तीनों में लिवर स्मॉल बाउल तो है, जो एक्स्ट्रा ब्लंट में वो लिवर है, और जो स्टेप में है वो डायफ्राम है, और जो गन शूट में वो कोलोन है। इस तरह से याद किया। बाकी मैंने आपको बताया ब्लंट ट्रॉमा का ये आता है MCQs के, मोस्ट कॉमन इन ब्लंट ट्रॉमा कौन सा ऑर्गन इंजर्ड होता है, तो मोस्ट कॉमन लिवर है, सेकेंड मोस्ट कॉमन स्प्लीन है। अच्छा बेटे, ये हो गया आपका। अब उसके बाद हमारे पास ना स्प्लीनिक ट्रॉमा आता है। अच्छा, स्प्लीनिक ट्रॉमा जो होता है ना, जैसे मैंने बताया कि सेकंड मोस्ट कॉमन, देखो सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड जो है वो ब्लंट ट्रॉमा में वो क्या है, स्प्लीन है, ठीक है। तो स्प्लीनिक ट्रॉमा में सबसे पहले हम ग्रेडिंग देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी ये केयर साइन लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट कंप्लेन करता है पेन फिट एट लेफ़्ट शोल्डर टिप पे ना, तो ये केयर साइन है कि लाइक उसको ना लेफ़्ट शोल्डर टिप पे अगर पेन हो रहा है। अच्छा, बाकी ग्रेडिंग सिस्टम देख लो। देखो ग्रेडिंग ना, इसकी ना 5 ग्रेडिंग होती है। अब 3 में ना 2 हेडिंग है, हेमाटोमल लिस्ट्रेशन, हेमाटोमल लिस्ट्रेशन, हेमाटोमल लिस्ट्रेशन, ठीक है। और ग्रेड 4, 5 में लिस्ट्रेशन है। ये आपको, ये मैंने बता दी एक चीज़ ना। अब मैं ये बता रही हूँ कि देखो 1 में हेमाटोमा में ना लेस देन 10 जो सब कैप्सुलर हेमाटोमा होता है ना, वो लेस देन 10% सरफेस एरिया तक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जबकि सेकंड में 10 से 50 सरफेस एरिया, और थर्ड में मोर देन 50 सरफेस एरिया। ये इस तरह से याद कर लिया आपने। पहले तो आपने ये याद किया कि भाई 3 जो स्टेजिंग है ना, उसमें हेमाटोमा लिस्ट्रेशन 2 हेडिंग है। अब हेमाटोमा का बता रही हूँ कि जो हेमाटोमा जो है अगर लेस देन 10% सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो तो 1 है, 10 से 50 हो तो 2 है, मोर देन 50 हो तो 3 है, ठीक है। ये हेमाटोमा का बताया मैंने। अब लिस्ट्रेशन का देख लो कि अगर लिस्ट्रेशन जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर ऑफ पेरेन्काइमा हो तो 1 है, अगर 1 से 3 सेंटीमीटर हो पेरेन्काइमा तो 2 है, अगर मोर देन 3 हो तो 3 है, ठीक है। देखो 3 मोर देन 3 हो तो 3 है, 1 से 3 है तो 2 है, अगर ए लेस देन 1 है तो 1 है, ठीक है। ये भी मैंने आपको सीक्वेंस वाइज याद करवा दिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ जो 2 और 3 में है कि अगर इंट्रापेरेन्कल हेमाटोमा में लेस देन 5 सेंटीमीटर हो, उसमें मोर देन 5 सेंटीमीटर, इसको ना भी याद रखो, खैर जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको याद करवा दी। अच्छा, 4 और 5 में देख लो कि अगर लिस्ट्रेशन हुई हो सेगमेंटल और हेलार वेसल्स की ना, और उसके अंदर जो डीवेस्कुलराइजेशन हो गई हो मोर देन 25% स्प्लीनिक पेरेन्काइमा की, अगर डीवेस्कुलराइजेशन हो रही है मोर देन 25% तो क्या है, ग्रेड 4 है। लेकिन अगर कंप्लीट डीवेस्कुलराइजेशन मतलब पूरे 100% डीवेस्कुलराइजेशन, पूरे 100% डीवेस्कुलराइजेशन होगी स्प्लीन और पेरेन्काइमा की, वो बिल्कुल शटर स्प्लीन हो गया, तो वो आपकी ग्रेड 5 है, लास्ट स्टेज है, ठीक है। समझ आ गई कैसे याद करवाया, अच्छे से याद करवाया ना कि 5 ग्रेडिंग है, 3 में 2 हेडिंग है, और आखिर में सिर्फ लिस्ट्रेशन का केस है। तो जो पहला हेमाटोमा लेस देन 10 सरफेस एरिया, 10 से 50 मोर देन 50, लिस्ट्रेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 से 3 मोर देन 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डीवेस्कुलराइजेशन जो है मोर देन 25%, और आखिर में पूरा कंप्लीट डीवेस्कुलराइजेशन शटर स्प्लीन मिलता है। तो ये आपकी ग्रेडिंग सिस्टम याद हो गई। अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये ग्रेडिंग है जिसके लिहाज से जो है ना पेशेंट को ट्रीट करोगे। लाइक कोई स्प्लीनिक ट्रॉमा के साथ अगर आता है तो फिर पहले तो हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि भाई वो किस ग्रेड में फॉलो कर रहा है। कोई ऐसा पेशेंट जिसका ना हेमाटोमा बना हो 10 से 50% सरफेस एरिया में स्प्लीन में, तो मैं उसके ग्रेड 2 में रखूँगी, और उसकी लिस्ट्रेशन 1 से 3 सेंटीमीटर हो तो मैं उसके ग्रेड 2 में रखूँगी ना। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी डीवेस्कुलराइजेशन हो गई हो मोर देन 25% तो उसे ग्रेड 4 में रखूँगी, और उसी के लिहाज से मैं उसको ट्रीट करूँगी। ये ग्रेडिंग सिस्टम देने का ये मकसद है। देखो इतने तो बच्चे नहीं हो ना आप लोग को इस तरह से समझाया जाए, तो आपको खुद भी पता होगी ना चीज़। तो कभी कभार मुझे याद हो, मतलब मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, कभी कभार नहीं बता पाती ना, तो फिर उसके लिए सॉरी। अच्छा, ट्रीटमेंट देख लो, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब जो सीवियर केस ना हो, लाइक जैसे आपने देखा कि लाइक हमने जो है ना, मतलब ये कंजर्वेटिव मोर देन जो इंक्रीज सेल्वेज रेट जो होता है ना, वो 85 से 95% हो जाता है, और इसको ना हमने कॉशियसली मतलब बहुत एहतियात से जो है ना स्टेबल पेशेंट को करना होता है इसमें। और बस ये याद रखना कि अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे 7 से 10 दिन के लिए, ठीक है। 7 से 10 दिन के लिए हम उसे ऑब्जर्व कि कोई सेकेंडरी रप्चर तो नहीं हो रहा उसको ना,
मतलब एक और बाकी ये बात याद रखना कि 7 से 10 दिन उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने के बाद, मैनेजमेंट करने के बाद 7 से 10 दिन तक उसको रखना है हॉस्पिटल में, कि हाँ कोई बाद में कोई प्रॉब्लम सेकेंडरी रप्चर की वजह से तो नहीं हो रही, या कोई आपका जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप क्या दोगे, खुद सोचो। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में यही दोगे ना कि आप उसको खून चढ़ा दोगे या वो नॉर्मल सलाइन चढ़ा दोगे। तो अगर वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया, मतलब ह्यूमन इंस्टेबिलिटी हो गई, आपने स्टेबल किया पेशेंट को, वो स्टेबल रहा, लेकिन क्या हुआ कि बाद में वो इंस्टेबिलिटी पे जा रहा है। किस तरह से? डिस्पाइट रेसिस्टेशन, मतलब रेसिस्टेट करने के बाद आपने खून चढ़ाया, 2 बोतल चढ़ा दी PRV, पैक रेड ब्लड सेल्स, आपने 2 बोतल चढ़ा दी, लेकिन फिर क्या हुआ कि उस वक्त तो वो सही था, लेकिन बाद में वो दोबारा से उसका जो है वो शॉक में चल गया, उसका BP कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोबारा वो फेल हो गया ना, जो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की थी, कि जो भी आपने कंजर्वेटिव उसको ब्लड चढ़ाया था या जो भी उसको किया था वो फेल हो गया डिस्पाइट रेसिस्टेशन के बाद। तो हम क्या करेंगे, उसको जो है फर्दर क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, मतलब उसको फिर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट में लाएंगे। तो बस यही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आपने 7 से 10 दिन तक उसको रखना है। और फेल कंजर्वेटिव का मतलब 2 बोतल खून की चढ़ाने के बाद भी वो इंस्टेबिलिटी है, मर्डर इंस्टेबिलिटी है, तो फिर आप उसको ऑपरेट करो, ठीक है। बाकी ये कह रहे हैं कि इसमें जो है ना स्प्लीन में आपको 2 बोतल चढ़ानी पड़ती है। मोर देन 25 हेमोट्रिक रेट मोर देन 25 के लिए आपने 2 बोतल चढ़ानी पड़ती है। तो अगर 2 बोतल चढ़ाने से भी वो इंस्टेबिलिटी में है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप उसको ऑपरेटिव में लाओगे ना ट्रीट करने के लिए। अब ऑपरेटिव में ना 2 चीज़ें, एक स्प्लीनोग्राफी है, एक स्प्लीनेक्टमी। बेटे स्प्लीनोग्राफी क्या होता है? रिपेयर ऑफ स्प्लीन होता है स्प्लीनोग्राफी, जिसमें हम स्प्लीन जहाँ से फट गया है या जहाँ से इंजरी है उसको सही करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये स्प्लीनोग्राफी रिपेयर ऑफ स्प्लीन कब होता है? इसकी इंडिकेशन ये है कि कोई स्टेबल पेशेंट है, मतलब हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट है, ठीक है, और उसको कोई सीरियस हेड इंजरी नहीं हुई है और कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज भी नहीं है, और वो कौन सी उसमें फॉल कर रहा है? 1, 2 और 3 में फॉल कर रहा है। मतलब ये जो आपने पढ़ा ना 1, 2, 3 इन ग्रेडिंग में फॉल कर रहा है। मतलब या तो वो उसकी 10% सरफेस एरिया या मोर देन 50 या 10 से 50 होगी, या लिस्ट्रेशन 1 होगी, या 1 से 3, मतलब इन 3 ग्रेडिंग में अगर वो फॉल कर रहा है तो आपने स्प्लीनोग्राफी करनी है, ठीक है। और साथ में अगर स्टेबल है और इन तीनों में कर रहा है, क्योंकि इन तीनों में तो वो स्टेबल होगा ना, इससे फर्दर जाएगा तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात स्प्लीनोग्राफी रिपेयर ऑफ स्प्लीन की इंडिकेशन याद रख लो, स्टेबल पेशेंट और ग्रेडिंग याद रख लो, ठीक है। बाकी कोई सीरियस हैंड इंजरी ना हो तो हम स्प्लीनोग्राफी कर देंगे, सिंपल रिपेयर स्प्लीन करेंगे, ठीक है। अब ये जो रिपेयर स्प्लीन है ये किन फॉर्म में होती है? प्लेटगेटेड रिपेयर, मतलब एक पैड्स लाइक जो है ना एक पैड का यूज़ करते हैं और उसको जो है ना सपोर्ट करवाते हैं स्प्लीन से, और फर्दर ट्रेनिंग से बचाते हैं ताकि फर्दर वो टेयर ना हो, और स्प्लीन मैश रैप कर देते हैं, ठीक है। पार्शियल स्प्लेनेक्टमी कर देंगे। ये सब स्प्लीनोग्राफी की फॉर्म्स है कि ये तीनों फॉर्म हो सकती है। एक तो मैंने बताया कि प्लेटगेटेड रिपेयर, जिसमें हम जो है स्मॉल पैड को यूज़ करते हैं, उसको जो है ना उसको रैप करके और फर्दर ट्रेनिंग से बताते हैं। एक है स्प्लीन मैश रैप, जो ये दिख रहा है, ये देखो स्प्लीन मैश रैप बताया हुआ है आपको कि इस तरह से करके जो है ना उसको हम इस तरह से रैप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्लीनेक्टमी है तो आपको पता है नाम से ही जाहिर है कि एक्टमी मतलब रिमूवल। देखो जो कुछ वर्ड्स है ना, ये आपको एक्टमी होता है, रिमूवल होता है, और जो ऑस्टमी होता है ना वो कि आपने ओपनिंग जोड़ी उसको किसी दूसरी ओपनिंग से कनेक्ट कर दिया, और एक होता है ऑटमी के सिर्फ ओपनिंग करना। ये चीज़ें तो आपको पता है ना, अगर नहीं पता तो इसको मतलब सर्जरी के लिए निकाल लेना, क्योंकि मोस्टली फिर इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा। स्प्लीनेक्टमी स्प्लीन को रिमूव करना, ये आप किस केस में करोगे कि जब ग्रेड 5 इंजरी हो। ग्रेड 5 इंजरी मतलब जिसमें क्या होती है, बिल्कुल कंप्लीट डीवेस्कुलराइजेशन हो गई थी, ठीक है। तो उसमें जाहिर सी बात है फिर आप स्प्लीनेक्टमी करोगे ना, मोस्ट सीवियर के लिए स्प्लीनेक्टमी कर देनी है। या आपने ग्रेड 4 इंजरी को पहले नॉन ऑपरेटिव ट्रीट किया है ना, नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट किया, कंजर्वेटिव, लेकिन वो क्या हुआ कि दोबारा से जो है वो उसका अनस्टेबल हो गया और वो सीवियर कंडीशन में जाने लगा, तो फेल नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ ग्रेड 4। तो वो भी उसके लिए भी आपने मतलब कोई ऐसा आपने नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट दी ग्रेड 4 वाले को, लेकिन फिर भी वो नहीं ठीक हो पाया, तो फिर आपने स्प्लीनेक्टमी करनी है। और या कोई अनस्टेबल है, हीमोग्लोबिन अनस्टेबल के लिए आपने ये कोई ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, कोगुलोपैथी है, ठीक है, उसकी कोगुलेशन डिसऑर्डर है, एसिडोसिस है, ठीक है, या कोई पोटेंशियल हैमरेज है, दूसरा अदर इंजरीज है, तो फिर आपने स्प्लीनेक्टमी करोगी, ये इंडिकेशन है स्प्लीनेक्टमी की। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि पहले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है कि आप उसको जो है रिसस्टेशन कर दो, ब्लड चढ़ा दो, ठीक है। उसको अगर ब्लड चढ़ाने के बाद भी वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल रहे तो फिर आप उसको ऑपरेट करोगे। ऑपरेट में स्प्लीनोग्राफी है, स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनोग्राफी कब करोगे? जब पेशेंट क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब हीमोडायनामिकली स्टेबल होगा, और वो कौन सी ग्रेडिंग में फॉल कर रहा होगा, 1, 2 और 3, और उसकी बाकी कोई इंजरी नहीं होगी, कोई हेड इंजरी या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी बाकी ना हो, स्टेबल हो, और 1 से 3 ग्रेडिंग में फॉल कर रहा हो, तो मैं स्प्लीनोग्राफी करूँगी। और किन फॉर्म में करूँगी? प्लेटलेट रिपेयर, स्प्लीन रैश रिपेयर, ये मैंने बता दी। स्प्लीनेक्टमी कब करूँगी? जब वो सीवियर ग्रेड 5 इंजरी के साथ आ रहा हो, या 4 इंजरी मैंने
उसको जो है पहले नॉन ऑपरेटिव की हो लेकिन वो फिर से उसको सीवियर हो गया हो तो फिर मैं उसको उसकी स्प्लीन हटा दूंगी, ठीक है। ग्रेड फॉर्म जी फेल अगर हो गया नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, या कोई अनस्टेबल पेशेंट हो, ठीक है, हेमोडायनामिकली कोई ब्लीडिंग कोलोएसिडोसिस, तो इसके लिए करूँगी, या कोई दूसरी इंजरी भी हो साथ में तो स्प्लीनेक्टमी करूँगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गए। मेन चीज़ याद रखना, स्प्लीनेक्टमी हम हेमोडायनामिकली अनस्टेबल में करते हैं और स्प्लीनोग्राफी हेमोडायनामिकली स्टेबल में करते हैं, और ये ग्रेडिंग 1 से 3 में फॉल करती है स्प्लीनोग्राफी, और 4 अगर फेल हो जाए नॉन ऑपरेटिव, और 5, ठीक है, स्प्लीनेक्टमी। और बाकी आई होप कि आपको समझ आ गया हो, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ 2-3 दफ़ा बताई है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि पोस्ट स्प्लीनेक्टमी आपने वैक्सीनेशन करनी होती है। देखो, जब भी पोस्ट स्प्लीनेक्टमी रिमूवल के बाद ना, स्प्लीन रिमूव करने के बाद, पोस्ट मतलब बाद में ना, उसको सेप्सिस का खदशा हो सकता है, मोस्टली एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लाइक इन्फ्लुएंजा हो गया, स्टेप निमोनिया हो गया, नेज़रिया मेनिंजाइटिस होते गया, तो इसके खिलाफ फिर आपने क्या करने, इसको इनके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, फिर आपने पोस्ट ऑपरेटिवली 2 से 3 हफ्ते में, मतलब ऑपरेशन के बाद, स्प्लीन रिमूव करने के बाद 2 से 3 हफ्ते में आपने सारी वैक्सीन लगानी है इसकी, आफ्टर इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी वैक्सीनेशन अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया, ठीक है, इन बैक्टीरिया में आपने, क्योंकि देखो अगर कोई इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी हो रही है तो उसमें फिर हम बाद में वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में हम यही करते हैं कि हम बाद में फिर वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन अगर कोई प्री प्लान हो रही है तो फिर उसमें पहले से ही हम कर देते हैं सारे प्रिकॉशन के साथ ना, तो ये तो चीज़ आपको खुद भी पता होगी। अच्छा, लिवर ट्रोमा देखो भाई, अब लिवर ट्रोमा, हमारा स्प्लीन ट्रोमा ख़त्म हो गया, अब लिवर ट्रोमा पे आ जाओ। अच्छा, लिवर ट्रोमा जो है ना, वही कि ब्लंट ट्रोमा इज़ मोर कॉमन एंड इज़ हायर मोर्टेलिटी देन पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। अब लिवर में ना ब्लंट ट्रोमा ज़्यादा कॉमन है पेनिट्रेटिंग ट्रोमा से, ठीक है, और मोस्ट कॉमन अगर ऑर्गन पूछे तो वो लिवर है, सेकंड मोस्ट पूछे तो स्प्लीन है, दोबारा बता रही हूँ। अब ब्लंट ट्रोमा में ना एक तो लिवर के साथ साथ स्प्लीन में भी ज़्यादा ब्लंट ट्रोमा देखा गया है, मेजेंट्रिक में भी ब्लंट ट्रोमा देखा गया, और रीनल इंजरीज में भी ज़्यादा आपको ब्लंट ट्रोमा देखा गया है। पेनिट्रेटिंग ट्रोमा में पता है क्या होता है, मोस्टली चेस्ट और ये पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो जिसको भी अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कोई ऐसी चीज़ जो कि अंदर पेट तक घुस गई है, कोई छुरा घोप दिया है, तो उसमें मोस्टली जो आपको इंजर्ड चीज़ मिलेगी ना, उसकी चेस्ट और उसकी पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अगर कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो या कुछ किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसमें आपको लिवर ट्रोमा, स्प्लीनिक, मेजेंट्रिक, रीनल इंजरीज, ये चीज़ें थी। अब उसके बाद इसकी भी ग्रेडिंग है, इसकी भी ग्रेडिंग ना वैसे ही कि शुरू के 3 के लिए आपने क्या कर दी, हेमेटोमा लिस्ट्रेशन, जिस तरह से मैंने वहाँ पे ट्रिक बताई थी, ऐसे आपने इसके लिए भी शुरू के 3 के लिए 2 हेडिंग याद कर ली, और आखिर के 3 के लिए, आखिर के 2 के लिए लिस्ट्रेशन जिस तरह से उसमें था, उसमें अच्छा 5 ग्रेडिंग थी, यहाँ पे 6 ग्रेडिंग है। जो 6 वाला यहाँ पे ना वो वेस्कुलर है, ठीक है, तो लिवर में कितनी ग्रेडिंग है, 6। बाकी सेम 3 ग्रेडिंग के लिए 2 हेडिंग, हेमेटोमा लिस्ट्रेशन और आखिर के लिए 2 लिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें एक छठी आ जाती है वेस्कुलर। अच्छा, अब इसमें देखो ये है कि सेम उसी की तरह, स्प्लीन की तरह कि अगर हेमोटोमा लेस देन 10 सरफेस एरिया है तो ग्रेड 1 हेमोटोमा में आएगा, 10 से 50 है तो ग्रेड 2 में आएगा, मोर देन अगर ग्रेड 3 में हेमोटोमा है तो मोर देन 50 आएगा, ठीक है, तो वही चीज़ उसी तरह। लेकिन लिस्ट्रेशन का यहाँ पे फ़र्क आ जाता है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी लेस देन 1 सेंटीमीटर था ना, वहाँ पे भी सेम था, ठीक है, सेम लिस्ट्रेशन भी सेम है स्प्लीन और लिवर में, कि वहाँ पे अगर लिस्ट्रेशन 1 लेस देन 1 है तो लिस्ट्रेशन 1 में आएगी ग्रेड, अगर 1 से 3 में आ रही है तो ग्रेड 2 की लिस्ट्रेशन है, अगर मोर देन 3 आ रही है तो ग्रेड 3 की लिस्ट्रेशन है। सेम स्प्लीनिक ट्रॉमा की तरह ही है, लेकिन अब इसमें जो ग्रेड 4 ग्रेड 5 में, अच्छा उसमें ये था स्प्लीन में कि मोर देन 25%, मतलब वही बात हो गई 25 या 75% अगर हो रही है तो ग्रेड 4 था ना उसमें भी और इसमें भी, ठीक है, और ग्रेड 5 में क्या था, उसमें कंप्लीट शटर हो गया था ना उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मोर देन 75 है तो वो ग्रेड 5 में आ रहा है, और अगर हेपेटिक एवल्जन मतलब पूरी तरह से जो है लीक हो गई है, मतलब टर्न अवे हो गया है बिल्कुल, वो आर्टरी एवल्जन हो गई है हेपेटिक की ना, तो वो फिर ग्रेड 6 में आती है। बाकी पूरा स्प्लीन की तरह ही था, लेकिन बस एक चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस क्या करेंगे, अगर कोई हेमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट आता है, ये चीज़ तो आपको खुद बतानी चाहिए, अभी मैंने जो इतना अच्छे से समझाया है कि बेटे स्टेबल पेशेंट के लिए हम सिटी स्कैन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर कोई स्टेबल पेशेंट मेरे पास हॉस्पिटल में आ रहा है, हेमोडायनामिकली स्टेबल है, वो सही बात कर पा रहा है, हर कुछ उसका ही है, ठीक है, कोई ड्राउजी, कोई कन्फ्यूज़ नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, चल रहा है, तो मैं उसको पहले सिटी स्कैन करवाऊंगी। वो बोलेगा कि मुझे ट्रॉमा हुआ था, मैं उसकी हिस्ट्री लूँगी, तो वो सही बात कर रहा है, तो पहले मैं उसकी सिटी स्कैन करूँगी ना पहले। अगर कोई हेमोडायनामिकली स्टेबल है, इमरजेंसी में आ रहा है, ठीक है, और ट्रॉमा के केस तो मैं फिर फास्ट करूंगी या डीपीएल करूंगी, और उसके बाद अगर ये पॉजिटिव आती है तो लेप्रोटॉमी खोल के देखूंगी फिर ठीक करूंगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे आ गया ही होगा। अब देखो सेम लिवर के लिए भी हम नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव देख लेते हैं। देखो लिवर ट्रॉमा के लिए नॉन ऑपरेटिव की इंडिकेशन क्या है, नॉन ऑपरेटिव में जाहिर सी बात है, अगर किसी को ऑपरेशन की नीड नहीं है, सर्जरी की नीड नहीं है, लेप्रोटॉमी पेट खोलने की नीड नहीं है, तो वो
कैसा पेशेंट होगा, जाहिर सी बात है स्टेबल पेशेंट होगा, ठीक है। जिस तरह से आपने उसमें देखा था कि स्टेबल पेशेंट के लिए हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करा था, ठीक है, या स्पिनोरेफे करा था, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट मतलब जिसमें सर्जरी की नीड नहीं होती, सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीट किया जाता है, तो हेमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है, ठीक है, ब्लड ट्रॉमा पेशेंट, और कोई पेरिटोनियल साइन नहीं है, ठीक है, और गुड क्वालिटी सिटी स्कैन आई है, मतलब जो सिटी है वो गुड क्वालिटी आई है, ज़्यादा वह बिल्कुल गुड क्वालिटी सिटी स्कैन आई है, और इमीडिएट सर्जरी जो है फैसिलिटी में सर्जरी इज अवेलेबल इफ नीडेड, ठीक है। नो अदर इंट्राइब, कोई दूसरी एब्डोमिनल इंजरीज ना हो, बट 3 चीज़ें याद रखें, कोई पेरिटोनियल साइन नहीं है, कोई दूसरी एब्डोमिनल इंजरी नहीं है, और बिल्कुल स्टेबल पेशेंट है, मतलब बिल्कुल बात कर रहा है अच्छे से सब कुछ, तो मैं उसे नॉन ऑपरेटिव ट्रीट करूँगी ना, क्योंकि जाहिर से बात है बिल्कुल मुझे सही बोल रहा है कि हाँ मुझे ये हुआ था, मतलब वो स्टेबल है, और उसमें कोई दूसरी इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज नहीं है, सिर्फ एब्डोमिन की है, दूसरी नहीं है उसकी ना, नो अदर इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज, और सिटी जो की है वो भी गुड क्वालिटी आई है, कोई पेरिटोनियल साइन भी, तो उसके लिए फिर मैं क्या नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करूँगी। अब उसमें क्या करूँगी, उसकी प्रिंसिपल क्या है कि मैं उसकी रीअसेसमेंट करूँगी, स्कैनिंग करूँगी बार बार, ठीक है, और उसकी जो क्लोटिंग एब्नॉर्मलिटीज़ है उसको करेक्ट करूँगी, थोड़ी बहुत जो उसकी क्लोटिंग वो मैं सही करूँगी, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखूँगी कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो लगा दूँगी ब्लड, नहीं है तो नहीं करूँगी। बाकी मैं उसको जो है बोलूँगी कि आपने इस तरह से अब इस वक्त आपने सिटी जो है हर 6 महीने या 3 महीने बाद करनी है, मतलब रीअसेसमेंट का यही है कि आप रीस्कैनिंग बार बार करूँगी, ठीक है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव नॉन ऑपरेटिव करूँगी, जिसमें जो स्टेबल पेशेंट होगा, अच्छे से बात कर रहा होगा, सब कुछ उसका, और दूसरी कोई एब्डोमिनल इंजरी नहीं होगी, पेरिटोनियल साइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या होगा कि वो अब ऑपरेशन किसका होगा, सर्जरी किसकी होगी, ऐसा पेशेंट जो कि अनस्टेबल पेशेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट के लिए हमने स्प्लीनेक्टमी पीछे की थी ना, कि उसकी स्प्लीन हमने रिमूव की थी। अब यहाँ पे एक अनस्टेबल पेशेंट आ रहा है तो उसको फिर हम ऑपरेट करेंगे ना, क्योंकि वो अनस्टेबल है। अब उसमें जो है ना दूसरी ऑर्गन इंजरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर आपने कंजर्वेटिव पहले ट्रीट किया लेकिन बाद में उसकी इतनी वर्स कंडीशन होगी कि वो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी में चला गया, तो फिर आप उसको वही कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी आप ऑपरेटिव मैनेजमेंट करोगे। अच्छा, अब फेल ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इस तरह से आपने स्क्रीन में देखा था कि 2 बोतल खून की चढ़ाने के बाद भी वो जो है ना हेमोडायनेमिकली इनस्टेबल ही था, तो फिर उसको हमने ऑपरेट किया था। तो सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 बोतल चढ़ाने के बाद, लिवर में हमने 4 बोतल खून की चढ़ाने के बाद वो स्टिल अनस्टेबल ही है, तो जाहिर सी बात है फिर मैं उसको क्या करूँगी, ऑपरेटिवली ट्रीट करूँगी। और अगर सिटी स्कैन जो है ना उसका क्या है, ब्लश ऑफ कंट्रास्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई क्या है, एबनॉर्मलिटी है, तो उसको फिर ऑपरेटिव मैनेजमेंट होगा, सर्जरी के थ्रू करेक्शन होगी। कोई सीडो एन्यूरिज्म है, कोई लीक आर्टरी मुझे शो हो रही है सिटी स्कैन में, और ब्लश नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सिटी ठीक नहीं आएगी ना, तो उसका मतलब कि इसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट की नीड है। अगर गुड सिटी स्कैन आएगी तो उसको नॉन ऑपरेटिव की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो डिसाइड करता है कि पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीट करना है या उसको ऑपरेटिवली ट्रीट करना है, तो बेटे वो क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। जिस तरह बार बार मैं बता रही हूँ कि बेटे हेमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्टेबल पेशेंट है तो वो कंजर्वेटिव ट्रीट होगा, नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट होगा। लेकिन अगर अनस्टेबल है तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिव ट्रीट होगा, ऑपरेशन की नीड होगी, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन टेक्निक क्या होगी, सबसे पहले तो आपने इंसीजन लगाना है, डबल कॉचर्स इंसीजन लगाना है। और कहाँ पे क्यों लगाना है, ताकि आप लिवर स्प्लीन को अच्छे से विजुलाइज कर सको, ठीक है। और ये इंसीजन आपने कैसे लगाना है, आपने ट्रांसफर लेटरल एक्सटेंशन करना है राइट पे, ठीक है, मतलब एक इंसीजन लगा देना है ट्रांसफरली। उसके बाद पैकिंग करनी है। पैकिंग जो है ना मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, और ये क्यों होता है, ताकि जो भी ब्लीडिंग हो ना लिवर की उसको हम कंट्रोल कर सके। जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है ना, आपने पूरे लिवर को पैक कर दिया, अब वो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो पैकिंग या डायरेक्ट प्रेशर कह लो टू स्टॉप ब्लीडिंग। और ये स्टॉप ब्लीडिंग आपने लो ग्रेड के लिए करनी है, लाइक जो 1-2 ग्रेडिंग आपने देखी थी ना, जिसमें लेस देन 10% था, मोर देन 10 से 50 था, तो ग्रेड 1 में यही था ना, लेस देन 1 सेंटीमीटर 1 से 3 सेंटीमीटर रेस्ट्रिक्शन थी। तो इनमें आपने ये करना है पैकिंग का ना, कि आप ज़्यादा वर्स तो नहीं है, ग्रेड 1 to 2 मतलब ज़्यादा ऐसे ग्रेड है कि आप उसको जो है ना डायरेक्ट प्रेशर से पैकिंग से उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हो। लेकिन इस पैकिंग की लिमिटेशंस भी है, लाइक अगर आपने जो है उसकी पैक कर दिया तो उसमें क्या होता है, जो इन्फीरियर वेना केवा होता है ना, उसकी कंप्रेशन हो सकती है। लाइक अब उसको जो इन्फीरियर वेना केवा जो जा रहा है ना, अगर आपने पैकिंग कर दी और उसको भी साथ में कंप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो वीनस रिटर्न हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। और साथ में जो डायफ्राम एक्सकर्शन है ना, वो भी कम हो जाएगी, लाइक इंक्रीज एयरवे प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि डायफ्राम की मूवमेंट भी में फ़र्क पड़ सकता है। और ये जो है ना मेजर आर्टियल ब्लीडिंग के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पैमाने में ब्लीडिंग हो रही है तो पैकिंग जो है ना इफेक्टिव नहीं है। पैकिंग तो लो ग्रेड के लिए है ना, नॉट फॉर वर्स, तो ये इस वजह से कह रहे हैं, वही बात है। और बाकी ये हीमोस्टेटिक एजेंट है कि आपने यूज़फुल करने हैं एडजंक्ट फॉर कर्टल हेमरेज, और ये फॉर्म होते हैं फिब्रिन ग्लो फैक्टर 8A है, इसको छोड़ दो, इलेक्ट्रोकॉर्टरी है, आर्गन बीम कोगुलेटर पढ़ लो एक दफ़ा ऑलरेडी, फिर कोगुलेटर होते हैं, इसको छोड़ो।
अच्छा, उसके बाद है प्रेंगल मैन्योर। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक पोर्टल टायर्ड याद है। पोर्टल टायर्ड में 3 चीज़ें आती है, हेपेटिक आर्टरी आती है, पोर्टल वेन आती है और बाइल डक्ट आती है। हमने इसमें जो प्रेंगल मैन्योर में क्या होते हैं, पोर्टल टायर्ड ऑक्लूजन टेक्निक कहते हैं इसको। मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है। अच्छा, इसको ना पोर्टल टायर्ड ऑक्लूजन टेक्निक कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लड आ रहा होता है ना, कंट्रोल इनफ्लो, मेन चीज़ जो ब्लड लिवर के पास आ रहा है, कंट्रोल इनफ्लो फ्रॉम द पोर्टल टायर्ड। पोर्टल टायर्ड अभी मैंने बताया है कि हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट से जो फ्लो आ रहा है लिवर के पास, उसको हमने ऑक्लूजन करनी होती है। ठीक है, इट इज़ इनिशियल टेक्निक फॉर हेमरेज कंट्रोल इन सीवियर लिवर इंजरीज में। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन की, और इसमें हम कभी भी उसकी स्टॉप नहीं करते ब्लीडिंग हेपेटिक वेन की। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी की बात हो रही है, तो ये BCQ आया कि डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग फॉर हेपेटिक वेन। पोर्टल टायर्ड की अगर आप ऑक्लूजन टेक्निक करोगे तो बेटे पोर्टल टायर्ड में भी मैंने बताया कि हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है और बाइल डक्ट होती है। इसमें पोर्टल वेन तो नहीं बताया ना मैंने, तो जाहिर सी बात है उसकी ब्लीडिंग स्टॉप भी नहीं होगी। जस्ट मैंने पोर्टल टायर्ड की ऑक्लूजन टेक्निक है ये। ठीक है, जो कि मतलब लिवर के पास जो ब्लड आ रहा है उसको आपने ऑक्लूजन है, उसमें पोर्टल टायर्ड में हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, लिख लो, बाइल डक्ट है, उसमें हेपेटिक वेन नहीं है। तो ये BCQ में पूछते हैं कि चौथा ऑप्शन हेपेटिक वेन होगा, तो आपने फिर उसको टिक करना है कि कौन सा नहीं, कौन सी स्टॉप नहीं होगी ब्लीडिंग। तो हेपेटिक वेन की आप नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल टायर्ड की बात हो रही है। अच्छा, अब ये इसमें पता है क्या होता है कि इसमें इसको करते हैं कैसे हैं, ये देखो, ये पिक्चर नज़र आ रही है। आपने क्या किया, लेसर मोमेंटम जो होता है ना, जो पेनक्रियास के अबव स्पेस होता है उसको कहते हैं। तो आपने ना उसमें पेनक्रियास के अबव जो लेसर मोमेंटम है उसकी फ्री वाटर पे जाके नॉन क्रशिंग वेस्कुलर क्लैम्प कर देना है। और क्लैम्प किस पे करना है, हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट पे। ये हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट है ना, ये देखो क्लैम्पिंग हो रही है। ठीक है, ये क्लैम्पर है और इससे क्लैम्पिंग हो रही है हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट की, जो कि क्या है, फ्री बॉर्डर है लेसर मोमेंटम। लेसर मोमेंटम ना पेनक्रियास के ऊपर होता है, तो पेनक्रियास के ऊपर आपने जो हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट है ना, देखो इस तरह से इसने पकड़ा उंगली से और यहाँ पे क्लैम्प लगा दिया। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगी, जो ब्लीडिंग है पोर्टल टायर्ड की वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से जो इंटरप्ट कर देंगे हम, फ्लो ब्लड जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी हेपेटिक आर्टरी से पोर्टल वेन से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लम्प लगा दिया। अब क्लम्प लगाने से क्या होगा कि जो पोर्टल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से जो वो आ रही थी ना, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से जो फ्लो आ रहा था लिवर के अंदर, वो इंटरप्ट हो जाएगा क्योंकि हमने क्लम्प कर दिया है उसको। ठीक है, तो यही बात कि इसकी ब्लीडिंग स्टॉप होगी लेकिन पोर्टल हेपेटिक वेन की नहीं होगी। ठीक है, तो ये BCQ भी आया हुआ है। अच्छा, ये होगी आपका हाइट। देखो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझा सकूँ ना अच्छे से, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कुछ समझ नहीं आया। वेस्कुलर इंजरी में देखो हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है। लिटरली मेरी बस ये जल्दी से करा दो, फिर नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। अच्छा बेटे, वेस्कुलर इंजरी में ना, अब वेस्कुलर इंजरी में हम हेपेटिक आर्टरी और जो हमारी पोर्टल वेन है ना, अब ये कह रहे हैं कि देखो हेपेटिक आर्टरी आपको पता है कि एंड वेजल है और ये रिपेयर हो सकती है। अगर आप मतलब अगर ये लिस्ट्रेट हो गई तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो। किस तरह से, प्रोलिन 6 और सूचर को लगा दो, रिपेयर हो जाएगी। और अगर ये रिपेयर नहीं हो पाई तो आप इसको लाइगेट भी कर सकते हो, मतलब टाई करो उसके बाद कट इट करो। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये ना अगर पेरेन्काइमल नेक्रोसिस भी हो सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है ये, लेकिन बट नॉट कॉमन। लेकिन ये कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि लिवर के पास ना ड्यूअल सप्लाई आ रही होती है, हेपेटिक आर्टरी से भी आ रही होती है, पोर्टल वेन से भी आ रही होती है। तो भले आपने हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट कर दिया हो, लेकिन पोर्टल वेन की तो सप्लाई अभी भी आ रही है ना लिवर के पास, तो इस वजह से कोई एब्सेस या कोई नेक्रोसिस नहीं मिलती आपको यूजुअली। ठीक है, और अगर आपने राइट हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट किया है, 2 आती है ना, इस एक राइट आती है एक लेफ्ट आती है हेपेटिक आर्टरी, तो अगर आपने राइट हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट किया है तो राइट हेपेटिक आर्टरी में आपने देखा होगा कि सिस्टिक आर्टरी जो होती है ना वो राइट हेपेटिक आर्टरी से ही आ रही होती है, और सिस्टिक आर्टरी किसकी, वहाँ गॉल ब्लैडर से आ रही होती है। तो अगर आपने राइट हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट किया है तो उसके साथ आपने कोलेसिस्टमी भी करनी होगा, गॉल ब्लैडर को भी साथ में आपने रिमूव करना ही होगा, क्योंकि सिस्टिक आर्टरी आती है राइट हेपेटिक आर्टरी से। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपने साथ में गॉल ब्लैडर को भी रिमूव करना है, ये एक चीज़ आपने याद रख लेनी है। अच्छा, पोर्टल वेन और साथ में यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि रिपेयर कर सकते हो, बेस्ट है कि आप रिपेयर कर लो ना प्रोटीन 6 से, लेकिन अगर रिपेयर नहीं पॉसिबल हो तो फिर आप लाइगेट कर लो, ओके है, कोई नेक्रोसिस या एब्सेस फॉर्मेशन नहीं बनेगी। क्योंकि हम मोस्टली ये सोचते हैं कि लाइगेट करने से तो वो टिश्यू नेक्रोस हो जाएगा, लेकिन बेटे लिवर के पास ड्यूल सप्लाई होती है, भले हेपेटिक आर्टरी आपने लाइगेट कर दी लेकिन पोर्टल वेन है, तो इस वजह से ये एब्सेस फॉर्मेशन नेक्रोसिस नहीं होती। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि रिपेयर बेस्ट, लाइगेट ओके है। ठीक है,
है। अच्छा, उसके बाद पोर्टल वेन पे आ जाओ। यहाँ पे ना सिर्फ रिपेयर ही आप कर सकते हो पोर्टल में। देखो मैंने लिखा है रिपेयर ओनली, नेवर लाइगेट, इसको आप लाइगेट नहीं कर सकते हो। और पोर्टल वेन को किससे आप रिपेयर कर सकते हो? प्रोलिन 5 वो सूचर से, जबकि प्रोलिन 6 वो हेपेटिक आर्टरी के लिए था। ठीक है, अब पोर्टल वेन शुड नॉट बी लाइगेटेड, क्योंकि इसके साथ ना मोर देन 50% मोर्टेलिटी मतलब डेथ के चांसेस हैं। तो कभी भी आपने जो है ना पोर्टल वेन को लाइगेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि 70% जो ब्लड सप्लाई होती है ना पोर्टल वेन से ही आ रही होती है लीवर की। तो अगर आपने पोर्टल वेन को लाइगेट कर दिया तो लीवर तो डाई हो जाएगा ना, फिर वहाँ पे नेक्रोसिस एब्सेस की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस वजह से आपने कभी भी पोर्टल वेन को लाइगेट नहीं करना। तो ये मेन चीज़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपकी चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कॉमन बाइल डक्ट इंजरी। कॉमन बाइल डक्ट अगर लेस देन 50% है तो आप रिपेयर करो और स्टेंट टी ट्यूब लगा दो। लेकिन अगर मोर देन 50% है तो बेटे आप चोलेडोजिस्टोमी करो। इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन बाइल डक्ट को लिया, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट को जो है आपने डायरेक्ट ज्यूजनम से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से कर लिया। और ये आप उसमें रॉक्सन वाई जो हम करते हैं ना, रॉक्सन वाई हेपेटोजिस्टोमी, इसमें ये करते हैं कि हम इंटेस्टाइन में वाई की शेप, इंटेस्टाइन को ना वाई की शेप में जोड़ देते हैं ताकि बाइल जो है वापस ना जा पाए। ये मैंने उसमें भी पढ़ाया था जब मैं GIT सर्जरी बता रही थी ना। तो देखो ये ऐसी टर्म्स है ना कि एक बार पढ़ने से नहीं आती। तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना कि वाई का मतलब कि अच्छा इंटेस्टाइन को वाई की शेप में जोड़ देंगे, जो बाइल जो रिफ्लेक्स हो रहा था ऊपर, तो मैंने कहा था ना कि हम इंटेस्टाइन को फिर वाई की शेप में जोड़ देते हैं ताकि बाइल रिफ्लेक्स ही ना हो। हमने 2 रास्ते, वाई मतलब 2 रास्ते बना दिए थे। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। अच्छा, बाकी क्या है, अ क्लोज संक्शन ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी लेफ्ट इन प्लेसिंग मोमेंटम, इसको छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद हेपेटिक वीनस आइसोलेशन, देखो नाम से ही जाहिर है। ठीक है, कि अब आपने देखो क्या करना है कि आपने जो है ना वीनस है कि आपने लिवर वेन को और इंफीरियर वेना को क्या करना है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और आपने उसको स्टॉप करना है। स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम लिवर वेन्स एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब ये जो है ना क्या होता है कि ये लिवर वेन्स और इंफीरियर वेना केवा, आपको पता है कि लिवर से कमिंग आउट हो रही होती है ना, लिवर से के गुजरती है। ठीक है, तो ये लिवर से गुजरती हुई जाती है। तो इस वजह से आपने इसको अगर वो स्टॉप करना है ब्लीडिंग, तो आप उसमें हेपेटिक वीनस आइसोलेशन करोगे। एक प्रॉक्सिमल कंट्रोल है। प्रॉक्सिमल कंट्रोल अगर आपको करना है, मतलब अगर प्रॉक्सिमली उस ब्लीड कर रहा है तो फिर आपने सुप्रा डायफ्राग्मिक क्लम्पिंग करनी है। इंफ्रावेना केवा की सुप्रा डायफ्राग्मिक क्लम्पिंग करनी है अबव लिवर। लेकिन अगर कोई डिस्टल कंट्रोल, डिस्टल ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए करना है, कोई डिस्टली इंजर्ड है, ब्लीडिंग हो रही है लिवर की, तो आपने डिस्टल कंट्रोल करोगे ना, फिर उसमें आप इंफ्रा डायग्मेटिक इंफीरियर वेना केवा की क्लम्पिंग करोगे। जिस तरह से आपने यहाँ पे क्लम्पिंग की थी सेम वहाँ पे क्लम्पिंग करोगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हेपेटिक वीनस है, इसमें वेन है, तो आप जाहिर सी बात है इंफीरियर वेना केवा की करोगे ना। और साथ में ना इसमें प्रिंगल मेनोर भी कर सकते हो डिस्टल कंट्रोल के साथ। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि ये जो है ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि हेपेटिक वीनस ये जो है ना कॉम्प्लेक्स के लिए होती है, ग्रेड 5 के लिए और ग्रेड 6 के लिए होती है। खुद सोचो जब ये ग्रेड 5 और ग्रेड 6 की इन्वॉल्व होगी ना कि मोर देन 75% हेपेटिक लोब जो है डिस्ट्रप्शन हो गई है। ठीक है, और देखो जस्टा हेपेटिक वीनस इंजरीज भी हो गई है। जब वीनस इंजरी इन्वॉल्व हो जाएगी ना ग्रेड 5 में, ठीक है, और देखो इंफीरियर वेना केवा भी हो रहा है और हेपेटिक एवल्जन, मतलब ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में आपको वीनस इंजरीज मिल रही है ना, तो जाहिर सी बात है ये हेपेटो वीनस आइसोलेशन आप उसी उधर करोगे। ठीक है, उसमें मैंने बता दिया कि अगर प्रॉक्सिमल हो रही है तो प्रॉक्सिमली आप जाके सुप्राइल जाके इंफीरियर वेना का में क्लम्प लगा दोगे। अगर डिस्टली हो रही है तो जाके नीचे से जो है बेलो लिवर इंफीरियर वेना का में जाके क्लम्प लगा दोगे। ठीक है, और ये जो है मैंने बता दी ग्रेड 5 ग्रेड 6 के लिए होती है। और बाकी जो है ना, अब ये आप क्यों करते हो, ये जो क्लम्पिंग करते हो ये क्यों करते हो, ताकि जब भी लाइक एज अ डॉक्टर अगर मुझे काम करना है, मुझे जो है ना वो करना है, इंजरीज जो है ना हेपेटिक वेन और इंफीरियर वेना के जो भी टेयरिंग है, जो भी इंजरीज़ है उसको ठीक करना है, लाइक कोई भी सूचर लगाना है, कुछ भी करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर वो लिवर जो है वो अगर खून से भरा पड़ा होगा, वो जगह खून से भरी पड़ी होगी, तो एज अ डॉक्टर मैं कैसे काम करूँगी, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे लग रहा होगा कि खून से भरी थैली में हाथ डाल रही हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बेटे इसलिए हम क्लम्पिंग करते हैं, ताकि जब हम क्लम्प करते हैं ना तो हम ब्लड फ्री फील मिलता है। वो ब्लड ना जो बह रहा होता है ना लिवर के आसपास, वो बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है तभी हम डॉक्टर के पास टाइम होता है, और टाइम 45 मिनट का होता है कि उस 45 मिनट में उन्होंने जल्दी से अपना काम कंप्लीट करना है। जो भी हेपेटिक वेन, इंफीरियर वेना केवा की जो भी इंजरीज है उसको ठीक करो 45 मिनट के अंदर। ठीक है, और क्लम्पिंग जो है ना आपको 45 मिनट, मतलब आप जो क्लम्पिंग करोगे, अब ब्लड नहीं आएगा ना लिवर के इर्द, तो आप जल्दी से डॉक्टर अपना काम कर लोगे क्योंकि आपको ब्लड फ्री फीड मिल गया ड्यू टू क्लम्पिंग। ठीक है, अब आपने क्लम्पिंग तो कर दी, लेकिन खुद सोचो
इन्फीरियर वेना केवा अगर आपने क्लम्प कर दिया उसको तो हार्ट में शॉक में बंदा जा सकता है और डेथ हो सकती है। तो बेटे क्लम्पिंग के साथ आप क्या करोगे कि डिफरेंट टेक्निक, मतलब इट कैन बी अचीव बाय डिफरेंट टेक्निक सच एज, मतलब या तो आप डिफरेंट टेक्निक भी कर सकते हो कि आर्टियल कैनाल शंट कर दो, मतलब आपने लीवर को बाईपास कर दिया, ठीक है। लीवर को पहले इन्फीरियर वेन का लीवर से जा रही थी ना, अब आपने क्योंकि उसको तो क्लम्प कर दिया, साथ में आर्टियल केवल शंट कर दिया, लीवर को बाईपास कर रही हो, या रेट्रोग्रेड इन्फीरियर वेन रेट्रोग्रेड जा रहे हो इन्फीरियर वेन केवल शंट, या वीनो वीनस बाईपास है। तो ये वो सारे बाईपास है जो कि आप मतलब उस पेशेंट की जान बचाने के लिए लीवर को बाईपास करके डायरेक्ट वो देते हो कनेक्शन ना, तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी मैंने वही चीज़ जो मैंने कि वार्म इस्कीमिया ऑफ द लिवर है ना, वो टॉलरेट अप टू 45 मिनट अलोंग सफिशिएंट टाइम फॉर हेपेटिक वीनस। वही कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि बेटे आपको जो ये क्लम्पिंग करते हो ना, ये 45 मिनट के अंदर, क्योंकि जो लिवर है ना उसमें वार्म इस्कीमिया हो सकता है 45 मिनट से लेस देन, मतलब 40 मिनट 35 मिनट के अंदर आपने ये सारा सिस्टम कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आफ्टर 45 मिनट क्या हो सकती है कि उसमें इस्कीमिया हो सकता है लिवर में और देन डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि बच्चे हम मोस्टली ये सोचे कि यार हम जब क्लम्पिंग कर रहे हैं तो लिवर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ देखो इन्होंने बॉक्स में दे दी है कि बेटे 45 मिनट के अंदर लाइक 30 35 पेशेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो अपना काम कंप्लीट कर ले, क्योंकि क्लम्पिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, वरना वो कैसे काम करेगा, ब्लड फ्री फील तो चाहिए। तो देन उसने क्लम्पिंग की और वो भी टाइम उसके पास स्पेसिफाई है कि भाई इसके बाद जो है लिवर वार्म इस्कीमिया हो सकता है लिवर में और डेथ होने के चांसेस है। तो डॉक्टर उस टाइम ड्यूरेशन में अपना काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है बेटे। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सारी जो है ना ये जो हमने पढ़ी ये सारी ऑपरेटिव टेक्निक थी कि इंसीजन किया हमने और पैकिंग हमने की ग्रेड 1 और 2 के लिए की, ठीक है। और उसके बाद हमने ये प्रिंगल मैनुअर किया कि हमने जो है किस तरह से पोर्टल टाइट की ऑक्लूजल टेक्निक थी जिसमें प्रिंगल मैनुअर मैंने बताया, ठीक है। और ये फिर वेस्कुलर एनजी में मैंने बताया कि वेस्कुलर हेपेटिक आर्टरी की और पोर्टल वेन की क्या है कि, और उसके बाद जो है कॉमन बाइल डक्ट में बता दिया, और हेपेटिक वीनस हम किसके लिए करते हैं, ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के लिए करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन देख लो लिवर ट्रॉमा की कि अगर रिकरेंट ब्लीडिंग, ये लिवर ट्रॉमा की कॉम्प्लिकेशन है, मतलब ट्रीट करने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है लिवर ट्रॉमा की कि रिकरेंट ब्लीडिंग, मतलब लिवर ट्रॉमा हुआ है किसी को, उसकी कॉम्प्लिकेशन है कि बार बार ब्लीडिंग हो रही है। तो आप एंजियोग्राफी करोगे, एंजियोग्राफी ग्राफ मतलब आप उसकी वेजल को ग्राफ करके देखोगे कहाँ से हो रही है, फिर एम्बुलाइजेशन करोगे, लाइक जो है ना उसको जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करोगे और री एक्सप्लोरेशन बार बार देखते रहोगे। इंट्राहेपेटिक हेमाटोमा हो सकता है, फिर उसको स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व करोगे। लिवर एब्सिस बन सकता है, लिवर एब्सिस है, पस है, तो खुद सोचो पस बन रहा है तो इसका मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक दोगे, अल्ट्रासाउंड गाइड ड्रेनेज करोगे। हेपेटिक आर्टरी एन्यूरिज्म में कोई ट्यूमर है तो हेपेटिक आर्टरी एन्यूरिज्म और नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। लिवर फेलियर है तो सपोर्टिव मैनेजमेंट करोगे। एट्रियोवेनस फेस्चुला है, लाइक लिवर फेल हो गया तो जाहिर सी बात फिर आप सपोर्टिव मैनेजमेंट करोगे ना। अगर एट्रियोवेनस फेस्चुला है, कोई नॉर्मल कनेक्शन है तो आप नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट करोगे, और फेस्चुला के लिए नॉर्मल सर्जिकल मैनेजमेंट है, और बायलेट फेस्चुला के लिए आप ड्रेनेज करोगे, ठीक है पॉसिबल, और एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंटोग्राफी, ठीक है, जिसमें हम स्टैंड भी लगा सकते हैं और कैमरा डाल के देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये होता है कि लेस देन 50 ml पर डे और मोर देन 14 डेज तक छोड़ दो। बस आपने ये याद रखना है कि किसके लिए हमने क्या करना है, और ये कॉम्प्लिकेशन बस याद रख लो, ठीक है, कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसके बाद पैनक्रियाटिक ट्रॉमा जो है ना, ये जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँगी ना तो हम तब स्टार्ट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। पैनक्रियाटिक ट्रॉमा है हमारे पास, फिर ड्यूडनल ट्रॉमा है, ठीक है, फिर ये फर्दर है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी एब्डोमेन ट्रॉमा को। और बाकी बेटे अभी जो है आपको मैंने बताया कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा, ठीक है, कि मेरे एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे हों और अल्लाह मेरे लिए आसानी करे, ठीक है, अल्लाह सबके लिए आसानी फ़रमाए, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।